ये 4 मार्च यानी आज का और अभी अभी का जो है यूपी बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स का पेपर है और इस वीडियो में हम आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। यदि आप 2025 अर्थात 2025 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न यहाँ पर आप सभी को समझाकर तभी उसका आंसर बताएंगे। तो चलो बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आया है, ध्यान से पढ़िए। एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। बच्चों इसमें सबने गलत कर दिया होगा। 2 गुना लंबाई पर वो रट लिए 2 का स्क्वायर 4, सबने 4 गुना जो है टिक मारा होगा, जो कि गलत है। यहाँ पर सही क्या होगा? अपरिवर्तित। क्यों सही होगा? आप कहोगे कि हम तो पढ़े हैं। अरे भैया जो 2 गुना लंबाई करते हैं तो प्रतिरोध 4 गुना होता है, प्रतिरोधकता नहीं। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी मटेरियल का, वो मटेरियल का गुण होता है, उस पदार्थ का गुण होता है, ना कि उसकी लंबाई और क्षेत्रफल का गुण होता है। तो प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है। वो आपके दिमाग से खेल रहा है, प्रतिरोध नहीं बोला है, प्रतिरोधकता बोला है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित। आई होप कि आपको बात समझ में आई। दूसरा प्रश्न हम आप सभी को सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। यहां पर दिया है कि √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण जो है न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन जो यहां पर प्रिज्म का अपवर्तन कोण कैपिटल है, वो न्यूनतम विचलन कोण जो है डेल्टा एम के बराबर है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, फार्मूला क्या होता है हम सभी का फार्मूला होता है n = साइन डेल्टा एम प्लस ए या ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिखो। अब बाई नीचे क्या होता है? साइन a/2। ये n का फार्मूला होता है। n की वैल्यू बच्चों कितना है? अपवर्तनांक √3। तो यहां पर हम लोग बच्चों लिख देंगे √3 = यहां पर क्या आएगा आपका? साइन डेल्टा एम की जगह डेल्टा एम, प्रिज्म कोण भी विचलन कोण के बराबर है, तो यहां फिर डेल्टा एम और बाई नीचे क्या लिख देंगे? 2। और निचवा आपका क्या लिखा है? साइन, और फिर यहां पर लिख देंगे डेल्टा m/2। अच्छा बच्चों यहां तक समझ में आया। अब √3 = डेल्टा एम कितना हो जाएगा आपका? 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर केवल आपका क्या बचेगा? साइन डेल्टा ऊपर केवल आपका क्या बचेगा? साइन डेल्टा एम, क्योंकि 2 बार जो हुआ था 2 से 2 कैंसिल हो गया। और बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका? साइन डेल्टा m/2। आपको पता है साइन का एक फार्मूला होता है साइन ए होता है 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। तो 2 sin डेल्टा m/2 और इंटू कॉस डेल्टा m/2। तो साइन डेल्टा m/2 से साइन डेल्टा m/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2 cos डेल्टा m/2। अच्छा बच्चों ये 2 जो है √3 के नीचे चला जाएगा, तो आपका क्या आएगा? cos डेल्टा m/2 = √3/2। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, cos डेल्टा m/2 ये किसका वैल्यू होता है? ये cos 30 का वैल्यू होता है। तो cos की जगह cos डेल्टा m/2 बराबर 30 अंश 2 उधर जाएगा, तो डेल्टा m यानी विचलन कोण कितना हो जाएगा? 30 दूना कितना होता है आपका? 60। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है अंडर जो है आपका LC का मात्रक। √LC का मात्रक क्या होगा यहाँ पर हमें बताना है। तो देखो बच्चों √LC का मात्रक हम यहाँ पर आप सभी को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए L का मात्रक या तो हेनरी होता है, या फिर अगर इसमें और आगे निकालेंगे तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। और C यानी धारिता का मात्रक या तो फैरेड होता है या तो एम्पियर और इंटू सेकंड प्रति वोल्ट। आप कहोगे यहाँ पर फैरेड और हेनरी है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख तो देते हैं फैरेड और हेनरी, लेकिन अंडरवुड में है तो अंडरवुड में आना चाहिए। तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए फैरेड और हेनरी भी दिया है, तो आप जो दूसरा वाला यहाँ पर मात्रक इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मात्रक बताना है वो गुणनफल से निकाल कर बताना है। तो गुणनफल करो, क्योंकि √LC है ना, तो L और C का गुणा करोगे, फिर उसका वर्गमूल निकालोगे, तो इसका गुणा करोगे, तो इसमें ये नीचे उसमें ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। एम्पियर इसमें नीचे इसमें ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपका जो है सेकंड का सेकंड में गुणा हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो अंडरवुड में सेकंड स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? देखो सेकंड स्क्वायर आएगा ना, √LC बराबर √ सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर अगर अंडरवुड में है तो उसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा आपका? सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है ये सही जवाब जाएगा। ठीक बच्चों ध्यान से देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली आवृत्ति लैम्डा 0 है। यहाँ पर देहली आवृत्ति क्या है आपका? लैम्डा 0। तो किसी अन्य सेल के लिए कैथोड का कार्यफलन पहले से n गुना हो तो अन्य सेल की देहली तरंग दैर्ध्य यहाँ पर आपकी देहली तरंग दैर्ध्य यहाँ भी था, देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर कार्यफलन का फार्मूला होता है Sc/λ, तो W प्रोपोर्शनल 1/λ होता है। यानी अगर आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए, तो तरंग दैर्ध्य प्रोपोर्शनल होगा 1/W। जितना गुना इसको आप जो है बढ़ाओगे उतना ही गुना ये कम हो जाएगा। तो n गुना आप कार्यफलन यहाँ पर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब n गुना पहले से आप कार्यफलन बढ़ा दे रहे हो, तो देहली तरंग दैर्ध्य पहले का n गुना कम हो जाएगा, यानी लैम्डा 0/n आपका आएगा। तो आई होप कि बच्चों यह भी आप सभी को बहुत बहुत बेहतर समझ में आया। नंबर नेक्स्ट आपका अंगा नंबर क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए सिर्फ आप ये जोड़ा करिए, ठीक। यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो z+2, तो यहाँ z+2 लिखा है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जोड़िए तो 4+a, लेकिन यहाँ पर a+ जो है आपका क्या लिखा है? 3। तो a+3 लिखने का मतलब एक द्रव्यमान संख्या यहाँ पर जो है यहाँ पर कम दिख रही है। और यहाँ परमाणु क्रमांक पे तो भाई पूरा दिख रहा है, परमाणु क्रमांक 0 है, द्रव्यमान संख्या 1। तो 0n1 किसका मान होता है? 0n1 आप किसका मतलब 0 मतलब कि लिखो, फिर n फिर 1 लिखो, तो ये किसके लिए होता है? ये न्यूट्रॉन के लिए होता है। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन के लिए होता है। 4 नंबर प्रश्न हमने सॉल्व किया, तो ये आपका 11 आ रहा था, जल्दबाजी में सॉल्व किया, हो सकता है गलत ही हो जाए, लेकिन आप इसको जो है बुक से एक बार देख लीजिएगा। ये ऑप्शनल प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न थे, ठीक। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आप सभी का सेक्शन बी का आया था, बहुत ही सरल। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक, अभी हमने जो मॉडल पेपर आपको दिया था उसमें जो है यहाँ पर जो है आपसे पूछा था, व्यंजक लिखना है, 2 फार्मूला लिख सकते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M = I × A, यही लिख दो, एक ही व्यंजक तो लिखना है। तो यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। तो कितना सरल क्वेश्चन है। सूक्ष्म तरंगे क्या है इनका उपयोग? जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनमें जो है जो उनकी श्रेणी होती है उनमें से सूक्ष्म तरंग और उपयोग लिखना, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ध्रुवण मतलब कि ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? तो ध्रुवण भी आप सभी ने बताया होगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में है अथवा उपक्रम अभिनत में है, ये आप सभी को बताना है। तो ये आप चित्र यहाँ पर आपने पढ़ाई होगा पीएन संधि डायोड में, तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही सरल। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा आप सभी को लिखना था। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की क्या लिखना था? परिभाषा लिखना था। मतलब प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आया था, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो थे वो बहुत ही सरल थे। तो देखिए कितना सरल प्रश्न है कि एक हेनरी उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक अर्थात स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है जिसमें 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने पर 1 वोल्ट का स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कितना सरल प्रश्न आया था, ठीक। देख लीजिए। उसके बाद अगला है धारा घनत्व की परिभाषा और मात्रक। बच्चों धारा घनत्व का जो सूत्र होता है J = I/A, यानी धारा घनत्व किसी चालक में किसी बिंदु के परितः उस बिंदु से लंबवत गुजरने वाली उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से जितनी लंबवत धारा गुजरती है उसी को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये धारा घनत्व की परिभाषा हो गई, और एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। तो आई होप कि आपने इसका आंसर जरूर लिखा होगा। अच्छा बच्चों अगला अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। कितनी बार चैनल पर वीडियो पड़ा है, जाकर देख लीजिए। समान गतिज ऊर्जा के 2 प्रोटॉन से संबद्ध दीर्घ तरंग दैर्ध्य का अनुपात, कितने सरल क्वेश्चन आए। द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अभी कल ही के वीडियो में आपको हमने ये चीज आपको दिखाया था, ठीक। फिर एक यहाँ पर न्यूमेरिकल आप सभी को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। फिर 3 नंबर में देखिए विस्थापन धारा की परिभाषा आप सभी से पूछ लिया है, और एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया था। तो तुलना करके जो है आप यहाँ पर वेक्टर ई का जो है वोल्ट में यहाँ पर इतना वैल्यू आएगा जो कि YH के अनुदिश है। उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको यहाँ पर फार्मूला लगाकर निकाल देना है, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये आपका जो है धारिता के चैप्टर से C1 और C2 माइक्रोफैरड के 2 मतलब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता जो है इतना है। तो समीकरण आप बना लीजिएगा। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला C1 + C2 = 20, और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा इतना, तो 1/C1 + 1/C2 = 1/4.8। तो उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो C1 और C2 का अनुपात आप सभी को मिल जाएगा। बहुत ही सरल था। अगला है 2 समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच जो बल है कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है, ये आप यहाँ पर दिखाइए। तो 2 तार ऐसे आपको बनाकर जो है वो वाला डेरिवेशन जो था आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना था। फिर अनुनादी परिपथ जो कि हर साल पूछा जाता है, तो इसमें नया तो कुछ था नहीं। आइंस्टीन समीकरण हर साल पूछा जाता है, इसमें भी कुछ आपके लिए नया नहीं था, ठीक।
उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर कहेंगे तो इनका अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को सॉल्व दे देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। कितना सिंपल है। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करना है, अथवा ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर देना है। फिर इसमें ज्ञात करना क्या था, ये सब यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर जो है किरचॉफ का दोनों नियम, बताइए कितनी बार मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को किरचॉफ का नियम बताया गया। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या है, दिए गए परिपथ की सहायता से अमीटर का पाठ्यांक याद कीजिए जब प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब कि उस अमीटर का प्रतिरोध नगण्य हो, तो ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ लीजिए, फिर उसके में ये श्रेणी क्रम में आएगा, फिर आप फार्मूला लगा दीजिए R=V/I। कितना सिंपल है कि आप इसको करें जरूर होंगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन मतलब प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती। कितना सरल आया, जो हर साल पूछा जाता है वही इस बार भी पूछा गया है, कुछ नया नहीं है। फिर अगला है कि चित्रानुसार एक वर्णीय प्रकाश की किरण जो है समकोणिक प्रिज्म के यहाँ पर इस पर आपतित होती। निर्गत किरण AC से स्पर्शवत मतलब अपवर्तित होती। पदार्थ के प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र लगाकर निकाल लेना था, यहाँ पर कुछ खास तो था नहीं। अगला देखिए कितनी बाहर ये क्वेश्चन आपको बताएं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। भैया 5 नंबर में तो सरल है या न्याय है, अब क्या बताएं, इतना सरल कभी नहीं देना चाहिए। गास का नियम क्या है, इसकी सहायता से बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। बताइए कितना सरल है, बहुत 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 सरल। उसके बाद जो है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। I तथा 4I तीव्रता के दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है, और जब स्रोत कला संबद्ध हो और जब असंबद्ध हो, तो ये आपका। अथवा यहाँ पर जो है संयुक्त लेंस की क्षमता के बारे में इस तरह का एक चित्र दिया है, उसमें से आपको हल करना था। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की बोर परिकल्पनाएं लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर से जो है हाइड्रोजन के लिए निम्नलिखित को मतलब कि डिफाइन करिए। बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग, कुल ऊर्जा। कितना सिंपल है। या फिर वो नहीं आप बता सकते तो नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर बताइए। प्रत्येक का एक उदाहरण देकर उदाहरण की सहायता समझाइए दोनों परिघटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है, मतलब ऊर्जा दिखाना है क्यों वहाँ से निकल रही है। उसके बाद आखिरी प्रश्न हमारा है कि N टाइप और P टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। अथवा पीएन संधि के अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत के अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए और दोनों दशाओं में धारा के उत्पन्न होने के कारण तथा दिशा का स्पष्टीकरण कीजिए। तो बहुत ही सरल पेपर आया था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।